साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दे के साथ उपस्थित हूँ। और आज का मेरा मुद्दा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यानी DPDP 2023। साथियों, आज की डिजिटल दुनिया में नागरिकों के डिजिटल पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने की बहुत बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष है। यह किसी भी नागरिक के अधिकार, सुरक्षा एवं निजता का मसला है, बहुत संवेदनशील मसला है। जैसे जैसे हमारे जीवन में ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार हुआ, डेटा सुरक्षा और व्यक्ति की निजता की सुरक्षा, धोखाधड़ी और डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की गई है। यह इसलिए भी जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में नागरिकों के आधार कार्ड व पैन कार्ड से संबंधित डेटा चोरी होने या उनके साझा करने तथा लीक करने के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। हमारे फोन पर लगातार आने वाली व्यावसायिक कॉल भी इस बात का संकेत है कि हमारे फोन नंबर विभिन्न व्यावसायिक कंपनियों को बेचे गए हैं। कई बार संदेह की सुई देसी कंपनियों के अलावा विदेशी कंपनियों की तरफ भी घूमती रही है, लेकिन इस संबंध में कोई सख्त कानून न होने की वजह से सरकार भी कार्रवाई करने में असहाय नजर आती रही है। इतना ही नहीं, कई सुविधा प्रदाता कंपनियों के सर्वर तक विदेशों में स्थित होते हैं। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेशों में रखे डेटा का दुरुपयोग नहीं होगा। साथियों, लोगों की निजी सूचना न केवल संबंधित व्यक्ति के लिए बल्कि देश की बहुमूल्य संपदा होती है, या कहें कि धरोहर होती है, जिसका संरक्षण प्राथमिकता के आधार पर होना ही चाहिए। इसलिए इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 DPDP लाई है। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम इस DPDP बिल में जो व्यवस्थाएं हैं, प्रोविजन हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराऊं, यह जान लेना जरूरी है कि आखिर डिजिटल पर्सनल डेटा है क्या। साथियों, अब हम जब अपना सारा डेटा जो ऑनलाइन देते हैं वह डिजिटल पर्सनल डेटा होता है। डिजिटल पर्सनल डेटा समझने के लिए हम एक उदाहरण की यहाँ पर मदद ले सकते हैं। जैसे जब भी हम अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हमें कई तरह की व्यक्तिगत सूचना देनी पड़ती है। वह हमसे फ़ोन नंबर मांग सकते हैं, ईमेल आईडी है, जेंडर है, हमारी एज है, ऐसी कुछ पर्सनल सूचनाएं हमसे मांगी जाती है। तो और ये सारी सूचनाएं हमको देनी पड़ती हैं। इसके तहत हमें कैमरा, गैलरी, कॉन्ट्रैक्ट और GPS जैसी चीज़ों के एक्सेस भी देने होते हैं। इसके बाद क्या होता है, उस ऐप के पास हमारा जुड़ा बहुत सारा हमसे संबंधित जो हमारा पर्सनल डेटा है पहुंच जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है। यह तभी एक्टिवेट होगा जब इन एप्लीकेशन को फोटो गैलरी और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का एक्सेस मिले। तो साथियों, इसके बाद वह ऐप इस स्थिति में हो जाता है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स में किस किस के नंबर हैं और हमारे फ़ोन में कौन सी फ़ोटो और वीडियो हैं। यहाँ तक कि GPS की मदद से वह हमारे मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकता है। तो यह है डिजिटल पर्सनल डेटा की बात जो आपके समक्ष मैंने शेयर की। कई बार देखा गया है कि कुछ ऐप लोगों के पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर भी अपलोड कर देते हैं और फिर उसे दूसरी कंपनियों को बेच देते हैं, और हमें यह जानकारी ही नहीं होती कि हमारा डेटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। निश्चित तौर पर
डेटा के इस प्रकार के दुरुपयोग की स्थिति जो है उपभोक्ता की प्राइवेसी पर एक प्रकार से हमला है, उसकी निजता पर हमला है। और यह स्थिति जो है किसी भी मायने में अच्छी नहीं कही जा सकती। और इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ पर टेक है, एंटरटेनमेंट कंपनियां हैं और सरकारी एजेंसियों के जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके पास जो हमारी निजी सूचनाएं हैं उनकी सुरक्षा का प्रश्न निश्चित तौर पर सामने आता है कि किस प्रकार से हमारी निजी सूचनाएं वहां पर सुरक्षित रहें। इसलिए इस बिल के आने के बाद अब इस तरह के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन मिलेगी, उसको सुरक्षा मिलेगी। साथियों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि इस बिल पर काम पिछले साल 27 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ था। और इस बिल का मकसद इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और निजी कंपनियों की राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार के तहत नागरिकों की जानकारी के संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में उनको जवाबदेह बनाना है। यानी ये चाहे इंटरनेट कंपनियां हों, मोबाइल ऐप हो, निजी कंपनियां हों, ये जो यूजर्स की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखेंगे, बरकरार रखेंगे। इसलिए उनको जवाबदेह बनाया गया है। क्योंकि हम कैसे सुनिश्चित होंगे कि फला सर्विस के लिए मांगी जा रही निजी जानकारियां कितनी और क्यों जरूरी है, और यह भी कि एक मकसद के लिए ली गई ये जानकारियां दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी, इसका भी हमारे सामने कोई स्पष्ट जो है हमारी व्यवस्था जो है नहीं है। तो इन्हीं सवालों के सही जवाब सुनिश्चित करने के लिए निजी कंपनियों और सरकार के पास जो मौजूद हमारे गोपनीय डिजिटल डेटा हैं उनके इस्तेमाल के लिए कानूनी ढांचा बनाने की कोशिश यूं तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस पर हस्तक्षेप से यानी पिछले साल अगस्त 2022 से इस पर तेजी से काम हुआ और यह अमल में अब आ गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि आज करीब 90 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़ गए हैं, इसलिए उनसे संबंधित डेटा की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी भी है और सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती भी है। तो साथियों, अब हम आते हैं कि इस बिल के क्या अहम प्रावधान हैं, क्या महत्वपूर्ण प्रोविजन इसमें किए गए हैं। तो वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो यही है कि इस विधेयक के अनुसार कोई भी कंपनी या व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर और कुछ वैध उपयोगों के लिए सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस के लिए जो है उपयोग कर सकती है। और ये मुख्य दो बातें हैं, पहली तो सहमति है और कुछ वैध उपयोग हैं। इन दो चीज़ों के आधार पर जो है उसका उपयोग कर सकती है किसी व्यक्ति के डेटा का। हालांकि यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मामलों में इसके लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था जो है सर्वोपरि है और उसके संबंध में यदि कोई सूचना मांगी जाती है तो उसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं होगी इस बिल के तहत। प्राइवेसी उल्लंघन पर नजर रखने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें दूसरा बिंदु है यह प्राइवेसी उल्लंघन पर नजर रखने के लिए यानी गोपनीयता पर, किसी की निजी गोपनीयता पर एक भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का भी गठन करने का इसमें प्रावधान है। और इस बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति जो है 2 साल के लिए की जाएगी और बोर्ड के सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार तय करेगी। बोर्ड व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों पर सुनवाई करेगा कि यह उसका कार्य होगा।
यदि किसी मामले को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके संबंध में बोर्ड अपना फैसला करेगा, यानी पहले शिकायत सुनेगा और उस पर अपना फैसला देगा। यह इस बोर्ड का महत्वपूर्ण काम है। इस बिल के अनुसार अब नागरिकों को सिविल कोर्ट में जाकर मुआवजे का दावा करने का भी अधिकार मिल जाएगा। यानी उन्हें सीधे सिविल कोर्ट में न जाने के बजाय पहले बोर्ड में जाना होगा। वहाँ पर उचित जो है जो व्यवस्था है उसके हिसाब से वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी और उस पर जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर आगे संबंधित व्यक्ति सिविल कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है अपने मुआवजे के लिए। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना मिलने पर या किसी व्यक्ति की जानकारी लीक की जाने की स्थिति में बोर्ड जो है मामले की जांच करेगा और उस पर जुर्माना लगाएगा। यह बोर्ड का अधिकार है। बिल में जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के डेटा का जिक्र किया गया है, यानी दोनों में से किसी का भी यदि प्राइवेसी कहीं पर किसी व्यक्ति की प्राइवेसी पर चोट हुई है तो यह बोर्ड उसकी जांच करेगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल के लागू होने के बाद निश्चित तौर पर सरकार सोशल मीडिया कंपनियों की जो मनमानी है उस पर लगाम लगाने में समर्थ होगी। और अगर कोई शख्स जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के फैसले को लेकर अपील करना चाहता है तो उसे आगे जो टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट और अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा सुना जाएगा। यह व्यवस्था की गई है बोर्ड से आगे जाकर अगर कोई अपील करता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हर कंपनी को एक डेटा सिक्योरिटी अधिकारी भी नियुक्ति करना होगा और इसके बारे में कंपनी को अपने यूजर्स को भी जानकारी देनी होगी। अगर कोई डेटा उल्लंघन का मामला प्रकाश में आता है तो इसके बारे में कंपनियों को सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बताना होगा और यूजर्स को भी इसकी जानकारी देनी होगी, यानी वो इससे सजग हो जाएंगे। अगर कोई कंपनी, यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बिल का, कि अगर कोई कंपनी किसी बच्चे या फिर किसी दूसरे अक्षम व्यक्ति मतलब उसका डेटा स्टोर कर रही है तो उसे स्टोर करने के लिए उसको अभी उसके संबंधित बच्चे की या उस अक्षम व्यक्ति के अभिभावक की सहमति लेना जरूरी होगा। और यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर कभी जरूरत महसूस होती है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड उन लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकता है जो तमाम लोगों के पर्सनल डेटा का काम करते हैं। यह इसलिए है कि ताकि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इस बारे में सुनिश्चित हो सके कि कहीं किसी यूजर्स की जो है प्राइवेसी पर कोई चोट तो नहीं हो रही है। इसके अलावा यह भी बिल की महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी कंपनी को संविधान में उल्लिखित 8वीं अनुसूची में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं उन सब में यूजर की सुविधा के मुताबिक यह बताना होगा कि वह किस उद्देश्य से डेटा ले रही है, ताकि संबंधित व्यक्ति आश्वस्त हो सके कि उसे इस उद्देश्य के लिए डेटा मांगा जा रहा है। उससे कंपनी व्यक्ति के डेटा की सुरक्षा तय करेगी और एक निश्चित उद्देश्य के बाद व्यक्ति के निजी डेटा को उसे डिलीट भी करना होगा। इससे क्या होगा, निश्चित तौर पर इससे कंपनी की कार्यशैली में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही व्यक्ति की प्राइवेसी का भी जो है एक प्रकार से हनन नहीं होगा, उस पर कोई चोट नहीं होगी। साथियों, प्राइवेसी के उल्लंघन पर उसकी प्रकृति है, गंभीरता है और अवधि, इसके आधार पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह हर्जाना या इसे कहें जुर्माना तो कंपनियों और संस्थाओं पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए और अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ये भारी भरकम राशि है। अगर किसी कंपनी ने 2 बार से अधिक
डेटा प्रोटेक्शन बिल का उल्लंघन किया है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड उस कंपनी को ब्लॉक भी कर सकती है, यह उसका अधिकार है। इस कानून के लागू होने के बाद लोगों को अपना डेटा है, स्टोरेज है और इसकी प्रोसेसिंग है, इन तीनों के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार मिल जाएगा। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विधेयक में व्यक्तिगत डेटा के भंडारण की सीमा है और डेटा की उचित सुरक्षा है और डेटा के संबंध में उत्तरदायित्व के जो है प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें ये सारी चीजें जो है उन्होंने कही है कि विधेयक में इन सारी बातों का समावेश किया गया है। और उनका यह भी कहना है कि कानून का उद्देश्य 140 करोड़ भारतीयों के व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा का पूरी तरह से उसको सुरक्षा को पूरी तरह से बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार से उन 140 करोड़ लोगों का जो डेटा है किसी भी स्थिति में उसका दुरुपयोग न हो सके। लेकिन इस बिल के प्रति कुछ लोगों का ऐतराज भी है और मुख्य ऐतराज ऑब्जेक्शन कहें तो यही है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि होंगे, तो इससे प्राइवेसी के निगरानी तंत्र पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। और इसलिए उनका सुझाव भी है, जो लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, कि सरकार बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए एक स्वतंत्र कमेटी का गठन करे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी माननीय उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस हों और विपक्ष के नेता हों और कैबिनेट सेक्रेटरी हों। कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा नामित सदस्य जो हैं वो शामिल होने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान में लाना जरूरी है कि इस एक्ट के चैप्टर 5 के क्लॉज 19 के 3 में अगर हम देखें तो बोर्ड के चेयरपर्सन और सदस्यों के लिए आईटी और साइबर विशेषज्ञता की बात कही गई है। यानी आईटी और साइबर विशेषज्ञ जो होंगे उनको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विधेयक जिस मंशा से लाया गया है वह अपने कार्य में अवश्य सफल होगा। और यहाँ यह ध्यान में लाना भी जरूरी होगा कि विकसित देशों ने बहुत पहले से इस संबंध में अपने नागरिकों के हितों के संरक्षण की दिशा में कदम उठा लिए थे, और जिसके चलते क्या हुआ कि वहाँ की आईटी कंपनियां जो हैं नागरिकों के डेटा के दुरुपयोग के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर इसके लिए कड़े प्रावधान हैं और उन प्रावधानों के चलते वहाँ पर भारी मुआवजे का भी जो है प्रावधान किया गया है। इसलिए वहाँ पर ऐसी घटनाएं जो हैं प्रकाश में नहीं आती। तो साथियों, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंक्टाड जिसे कहते हैं, उसका कहना है कि दुनिया भर में लगभग 70% 70% देशों ने डेटा सुरक्षा के लिए किसी न किसी प्रकार का कानून बना लिया है अपने नागरिकों की डेटा सुरक्षा के लिए। और चीन और वियतनाम को सहित कई देशों ने तो हाल में विदेशों में व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण को कंट्रोल करने वाले कानूनों को और कड़ा कर दिया है। तो मकसद यही है कि किसी भी प्रकार से उनके नागरिकों के जो है डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसलिए अब यदि भारत ने भी डिजिटल क्रांति के दौर में यह व्यवस्था की है, तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के बारे में जो यह व्यवस्था की है, जो यह बिल आया है, तो इससे हम कहें कि यह एक स्वागत योग्य कदम है और हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए।
तो यही साथियों आज का मेरा मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो भी टिप्पणी देना चाहें, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं, क्योंकि उसी से मुझे अपने विषय को आगे और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सुविधा मिलती है। साथियों, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और इस जानकारी को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। लाभप्रद सूचनाप्रद है जानकारी। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अगले हफ्ते फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तो तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन बेसब्री से अवश्य मेरे ज्वलंत मुद्दे का अगले हफ्ते इंतजार कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।